नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आपके लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन के हो या एडुटेरिया के हो या केजीएस खान सर के द्वारा जो टेस्ट लिया जा रहा है उसके हो या आस्था आईएएस के हो या दृष्टि के हो, सभी आपको टेस्ट सीरीज इस चैनल पे डिस्कस कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाइएगा और मिशन MISSION मिशन BPSC मिशन बीपीएससी 71 ये सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम लिंक खुल जाएगा। वहाँ आपको जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो भी डिस्कशन किया जा रहा है, उसका पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये उनका 18वां टेस्ट है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है मार्केट में बीपीएससी के द्वारा, वही टेस्ट सीरीज आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा, जो टेस्ट नंबर 18 है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं उनका 18वां टेस्ट। क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यह है खान जी का फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 18। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मिशन बीपीएससी 71 टेलीग्राम में सर्च करते हैं। अगर वहाँ नहीं मिला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस सेशन का। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एएसआई प्रमुख जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की औपचारिक घोषणा प्रकाशित की। और ऑप्शन ये बी दूसरा है, आरडी बनर्जी को मोहनजोदड़ो में उनके कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व के जनक की उपाधि दी गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो सही है। 1924 में एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने आधिकारिक तौर पे द इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का खुलासा किया था। 1924 में, 1921 में नहीं, 1924 में। आरडी बनर्जी 1872 में अलेक्जेंडर कनिंगम नवगठित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही दो। ऋग्वेद की किस मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, जो रावी पुरुषनी नदी के जल विभाजन को लेकर हुआ था? ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वें मंडल में है, जहां 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक का द्विभाषी ग्रीक अरमाइक
शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अशोक का जो है द्वीपभाषी ग्रीक अरामाइक शिलालेख जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेर ए कुना, शेर ए कुना से प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? जो जैन धर्म में, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि जैन धर्म में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है कौन से ग्रंथ में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिशिष्ट पर्वन में, परिशिष्ट पर्वन में, परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्योत्तर काल में राजनीतिक विकास के लिए संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्योत्तर काल में राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुद्र दमन जो प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख जो है वो प्रारंभिक भारत का शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है और कुषाण राजाओं का पूरे साम्राज्य पर प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी, इनमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो गलत है। कुषाण साम्राज्य का प्रशासन जो है वो पूर्णतः केंद्रीकृत नहीं था, पूर्ण नियंत्रण में नहीं था। जहां एक और सम्राटों की सत्ता जो है मुख्य क्षेत्रों में सुदृढ़ थी, वहीं दूरवर्ती प्रदेशों पर उनका नियंत्रण परोक्ष रूप से होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 6, प्रयाग प्रशस्ति जो में समुद्रगुप्त द्वारा दिग्विजय अभियान के दौरान उत्तरी राजाओं को अपने राज्य में मिलाने की नीति के लिए कौन सा शब्द जो है वो प्रयुक्त हुआ है? कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, राजप्रस भोदरन, राजप्रस भोदरन, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख 7वीं शताब्दी ईस्वी में के दौरान शास्त्रीय रागों में प्रयुक्त संगीत स्वरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुड्डू मलाई शिलालेख, कुड्डू मियाँ मलाई शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए, कुड्डू मियाँ मलाई शिलालेख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। साहित्यिक, क्वेश्चन नंबर 8, साहित्यिक कृति और विवरण है। एट्टू गो थाई, एट्टू गो थो गाई जो है वो 8 संग्रह, 8 संग्रह। पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू जो है वो 10 ग्राम गीत। और पथी ने किल कन कु जो है वो 18 लघु कृतियाँ। और मैलकन कु जो है वो 18 प्रमुख कृतियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगम युग, संगम युग, संगम युग की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम युग, चेरों ने सिंचित कावेरी बेसिन पर शासन किया और वंजी को अपनी राजधानी बनाया। पांड्यों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया, पशुचारण और तटीय क्षेत्रों पर शासन किया।
चोलों ने उदययूर को अपनी राजधानी बनाकर पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र पर शासन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दो। केवल दो जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब जानते हैं इसके बारे में। पहला जो है, चेरों की राजधानी जो है वो वंजी करूल थी, लेकिन उसका मुख्य क्षेत्र जो है वो मध्य केरल और तमिलनाडु का पश्चिमी भाग था, न कि सिंचित कावेरी बेसिन जो मुख्य रूप से चोलों का क्षेत्र था। तो ये गलत है। और आते हैं तीसरा, चोलों ने मध्य और उत्तरी तमिलनाडु विशेष रूप से उपजाऊ कावेरी डेल्टा पर शासन किया। उदययूर को अपनी राजधानी बनाया। उदययूर को अपनी राजधानी बनाकर पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र पर शासन किया। तो पश्चिम में नहीं किया था, कहाँ किया था? मध्य और उत्तरी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है और 1-3 गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसे भू राजस्व निर्धारण के आधार के रूप में भूमि मापन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? कौन से दिल्ली सुल्तानों में से किसे भू राजस्व निर्धारण के आधार के रूप में भूमि मापन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासीद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सा सही उत्तर है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 है। अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासीद्दीन तुगलक। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्लिक मोहम्मद जायसी की पदावत जो हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है, किसके शासनकाल में पूरी हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में पूरी हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा भक्ति मार्ग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल देता है और शूद्रों और दलितों सहित सभी के लिए सुलभ माना जाता है? कौन सा ईश्वर मार्ग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रपत्ति मार्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी जटिल वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो है वो किस राजवंश द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो मंदिर जो है वो बना था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने 900 ईस्वी से लेकर 1130 ईस्वी तक के बीच कराया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने महिलाओं को राजकीय सेवा में नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था? कौन सा हुआ था? मंगरौल, पुहाड़, कोरकई या सोपारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुहाड़ जो है वो प्रारंभिक चोलों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16
दोस्तों आपको पता होगा ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है खान सर का टेस्ट नंबर 18। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं इकोसिस्टम सर्विस मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? तो क्षरण और बाद नियंत्रण, ज्ञान का निर्माण और विचारों का प्रचार, मृदा का निर्माण, जल शुद्धिकरण। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सभी राइट आंसर है। क्षरण और बाढ़ नियंत्रण, ज्ञान का निर्माण और विचारों का प्रचार, मृदा का निर्माण, जल शुद्धिकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के स्रोत हैं? कौन से हैं? औद्योगिक प्रक्रियाओं के अवांछित उप उत्पाद, या कृषि रसायनों का अनुचित प्रयोग या निपटान, या उच्च तापमान और दहन प्रक्रिया। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? कितने सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से जीव नाइट्रोजन चक्र में शामिल है? नाइट्रोजन चक्र में जो शामिल है, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास और एजोटोबैक्टर। नीचे दिए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 चारों जो है वो जीव नाइट्रोजन चक्र में शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के घटते क्रम में व्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्रों के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंग्रोव, घास के मैदान, झीलें और महासागर। मैंग्रोव, घास के मैदान, झीलें और महासागर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है किसी जीव के भौतिक आवास और पारिस्थितिक समुदाय के भीतर उसकी कार्यात्मक भूमिका दोनों को संदर्भित करता है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक निकेत। पारिस्थितिक निकेत मतलब केवल यह नहीं दर्शाता कि कोई जीव कहाँ रहता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है वह वहाँ कैसे रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष भर वर्षा होती है, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त में अधिकतम वर्षा होती है। इस जलवायु में गर्म, आर्द्र, ग्रीष्मकालीन, ठंडी, शुष्क और सर्दियां होती हैं। यह जलवायु प्रकार गीली या दलदली चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उपरोक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशिष्ट विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत। उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो नदी प्रवाह, या भूस्खलन, या ज्वार भाटा, या लहर प्रवाह। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है।
जो नदी का प्रभाव जो है वो मुख्यतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी जो है ऊंच से निम्न ऊंचाई की ओर जाती है। ज्वार भाटा जो है वो यह मुख्य रूप से पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, न कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये जो ज्वार भाटा आता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं आता है, ये होता है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बताता है कि पृथ्वी की सतह के निकट की वायु भारी क्यों होती है? कौन सा कारण बताता है? तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर सी, वायु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। वायु पे जो कार्य कर रहा है गुरुत्वाकर्षण पर, उसी के कारण पता चलता है कि पृथ्वी के सतह के निकट की वायु भारी क्यों होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के जल निकास स्वरूप को निर्धारित करता है? कौन सा कारक? वायु दिशा, भूवैज्ञानिक कालावधि, चट्टानों की प्रकृति या चट्टानों की संरचना। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 और 4। भूवैज्ञानिक कालावधि, चट्टानों की प्रकृति या चट्टानों की संरचना जो है वो मुख्य कारक होते हैं किसी क्षेत्र के जल निकासी स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑफशोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यह वह स्थिति है जिस पर पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर होती है। जुलाई के शुरुआत महीनों में पृथ्वी जो है वो ऑफशोर पर होती है, जो सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण पृथ्वी के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बदलती दूरी ऋतुओं का कारण नहीं बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑफशोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें आम तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी जो है वो आम तौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं। बारीक दाने वाली होने पर यह उपजाऊ होती है और मोटे दाने वाले होने पर इनकी उर्वरता कम होती है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी का उपरोक्त में से वो कथनों में से इसका वर्णन किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय उभार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय उभार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की सतह की ओर गहरे ठंडे पानी का उठना। समुद्र की सतह की ओर गहरे ठंडे पानी का उठना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो भौतिक अपक्षय होने वाली एक्सफोलिएशन की प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह समझाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान में परिवर्तन के कारण विस्तार और संकुचन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेलेगमाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेलेगमाइट
यह गुफा की तल से ऊपर की ओर उठता है, जो आमतौर पे स्टेलेटाइट से टपकते पानी के कारण बनता है। यह आमतौर पे ऊपर की ओर और चौड़े होते हैं और नीचे की ओर और पतले होते जाते हैं, जिससे डिस्क जैसी या स्तंभ जैसी आकृतियां बनती है। तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जो स्टेलेगमाइट गुफा जो है के तल से ऊपर उठते हैं, जो ऊपर की सतह से या ऊपर स्थित स्टेलेटाइट की संकीर्ण नली के माध्यम से पानी के टपकने से बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह आमतौर पे स्टेलेगमाइट सामान्यतः जो है गुफाओं की फर्श से ऊपर की ओर बढ़ती है और इनका आधार जो है वो चौड़ा होता है, जबकि ऊपरी भाग जो है वो संकरा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 29 का ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन तिब्बती। चीन तिब्बती भाषाएं जो है भारतीय जनसंख्या का केवल 0.85% हिस्सा है, जिससे यह परिवार भारत के प्रमुख भाषाई समूह में सबसे कम है। चीन तिब्बती। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में इंडो आर्यन समूह शामिल है, जिसमें लगभग 78% भारतीय आबादी द्वारा बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेमी क्लस्टर बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेमी क्लस्टर, इन बस्तियों में प्रभावशाली समुदाय आमतौर पर गांव की ओर सीमा पर रहते हैं, जबकि हाशिए पर रहने वाले समूह केंद्र में रहते हैं। यह बस्तियां जो है आमतौर पर गुजरात और राजस्थान में देखी जाती है, जो सघन गांवों के विघटन के कारण बनती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है। अर्ध समूहित बस्तियां अक्सर एक सघन गांव के विखंडन या बिखरे हुए क्षेत्रों के भीतर समूहीकरण से बनती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह एक उष्णकटिबंधीय, क्वेश्चन नंबर 32, यह एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है। इसके बीजों को भूनकर पीसकर पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। भारत विश्व के उत्पादन का केवल 4.3% ही पैदा करता है और 6ठे स्थान पर है। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बागानी फसल का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, कॉफी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। सड़क परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क जो है वो लगभग 63.32 लाख किलोमीटर लंबा है। सड़क अवसंरचना विकसित करने का पहला गंभीर प्रयास जो है वो 1975 में किया गया था, जब नागपुर योजना तैयार की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए सही है ना ही 2। भारत का परिवहन क्षेत्र जो है वो 1.3 बिलियन लोगों की सेवा करता है और इसमें 63.3 लाख किलोमीटर से अधिक का विशाल सड़क नेटवर्क शामिल है।
जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ग्रामीण, शहरी और परियोजनाएं सड़कें शामिल है, जो इसे 31 मार्च 2019 तक अमेरिका 66.4 लाख किलोमीटर के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनाता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनाता है, दूसरा बनाता है। और दूसरा है सड़क अवसंरचना के विकास का पहला बड़ा प्रयास जो है वो 1943 में नागपुर योजना के निर्माण के साथ किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देश की कुल सड़क लंबाई में जिला सड़कों का योगदान जो है वो 45% है। भारत में कुल सड़क लंबाई में ग्रामीण सड़कों का योगदान जो है वो 50% है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है ना ही दो का सही है, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जिला सड़कें जो है भारत की कुल सड़क लंबाई का लगभग 30% हिस्सा है, ना कि 45%। 30% हिस्सा है। भारत में कुल सड़क लंबाई में ग्रामीण सड़कों का योगदान जो है वो 50% नहीं है, लगभग 70 से 71% है। 70 से 71% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। इसे बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जाता है और जो बहुत मजबूत और लचीली होती है। उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन निचले हजारीबाग पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में लगभग 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से किस खनिज का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए अभ्रक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करना है। वे बंगाल के एक ब्राह्मण समाज सुधारक थे। उन्होंने 1870 में एक वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की और श्रमिकों को शिक्षित करने के मुख्य उद्देश्य से भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर सी, शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने थानों की एक प्रणाली स्थापित की जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक दरोगा और एक पुलिस अधीक्षक होता है, जो प्रत्येक जिले का मुखिया होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ जो था वो पुलिस थी, जिसके निर्माता जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। एक जिले में एक दरोगा, एक भारतीय और एक पुलिस अधीक्षक एसपी के अधीन एक जिले में मंडल होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में छात्रों ने विवादास्पद कनिंगम सर्कुलर के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर बी, असम में। असम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ दर्ज करवाई थी? तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत में 1 साल तक यात्रा की थी और फरवरी 1916 में BHU के
BHU के एक कार्यक्रम में हुआ था। कब? फरवरी 1916 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, क्वेश्चन नंबर 40। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और लंदन में एक साथ ICS परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने वाला हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है उग्रवादियों की विशिष्ट पद्धति नहीं है? विशिष्ट पद्धति नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार से सुधारों के लिए याचिका दायर करना। ब्रिटिश सरकार से सुधारों के लिए याचिका जो है वो दायर करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा जो है वो कब की थी? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है वो 1906 में किया। और कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? तो 1904 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2 और 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बेल्वी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेल्वी आयोग का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन की निकासी का मुद्दा था। बेल्वी आयोग जो है वो 1895 जिसमें आधिकारिक दौर पे भारत के व्यय प्रशासन पर शाही आयोग कहा जाता है की स्थापना जो है भारतीय राजस्व के व्यय की जांच और भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों की जांच के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने इस आयोग का इस्तेमाल जो है वो धन के निष्कासन को उजागर करने के लिए किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति मजदूर किसान पार्टी से जुड़े हुए थे? कौन जो है वो मजदूर किसान पार्टी से जुड़े हुए थे? सोहन सिंह जोश, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, P.C. जोशी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर लिखना है। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। किस ऐतिहासिक मामलों ने विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को प्रस्तुत करके अनुच्छेद 21 का विस्तार किया और यह माना कि प्रक्रिया न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए? कौन माना था? तो ऑप्शन नंबर बी, मेनका गांधी मामला। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला जो है वो 1978 में अनुच्छेद 21 की व्याख्या को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बना दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47।
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? तो ऑप्शन नंबर बी 44 44वां संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था तो को 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया और इसके स्थान पर इसे अनुच्छेद 300A के तहत 300A के तहत कानूनी मान्यता की दी गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों का महत्व दर्शाता है? नागरिकों के लिए एक स्मरण, न्यायालय में लागू करने योग्य चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, कानून द्वारा परिवर्तनीय। तो इसका नीचे दिए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 केंद्र सरकार शासित प्रदेशों से संबंधित है। संसद जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 सही है। अनुच्छेद 239 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के भाग 18वां के अंतर्गत नहीं बल्कि भाग 8वां अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। इनका कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता है और यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार विशेष रूप से अनुच्छेद 110 के संदर्भ में जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित होता है। कोई भी धन विधेयक जो है संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के गठन के पर विधेयकों की व्यापक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा द्वारा पारित केवल लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यापक हो जाते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक व्यापक हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक जो है वो व्यापक हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 गलत है और 1 सही है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा में विधेयक जो है वह प्रगत नहीं होता है या वैध रहता है और निर्णय के लिए राष्ट्रपति के समक्ष लंबित रहता है। और तीसरा होगा राज्यसभा में जो है लंबित, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक जो है लोकसभा के विघटन पर वह प्रगत नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए संदर्भित कर सकते हैं? सार्वजनिक महत्व को कोई भी विधि या तत्व संबंधित प्रश्न या किसी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न कोई भी विधेयक जो है। और तीसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद। नीचे दिए कूटों का प्रयोग, सही उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अंतर्राज्यीय जल विवादों को अनुच्छेद 262 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और इसका निपटारा जो है संसद द्वारा स्थापित न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाना है, न कि अनुच्छेद 143 के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के तहत। इसलिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय के लिए अंतर्राज्यीय जल विवादों को सर्वोच्च न्यायालय को नहीं भेज सकते। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल और उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल और उच्च न्यायालय दोनों शामिल होते हैं। इनके नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति की प्रक्रिया में क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परामर्श आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संदर्भ में प्रावधान कर सकता है? कौन कर सकता है? तो राज्य विधान मंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। SIR का उद्देश्य जो है वो घर जाकर सत्यापन, नए मतदाताओं को शामिल करना और डुप्लीकेट या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना है। यह संशोधन जो है 2003 की मतदाता सूची पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% जो है वो न्यायिक सदस्य होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की सिफारिश जो है वो पहली बार जो है वो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। अब चलते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। अब चलते हैं 58, क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो जांच के बाद लगाए गए दंड के विरुद्ध लोक सेवकों, सिविल सेवकों के प्रतिवेदन, अपील के अधिकार को समाप्त कर देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 42 बी, 42। 1976
1976 के 42वां संविधान संशोधन के दूसरे अवसर के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 का के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोंटेस्क्यू। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वैध मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह मुद्रा जिसे लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक जो है 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले में उपयोग किए गए? जन सांख्यिकी प्रदर्शन, आय दूरी, राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, राज्य द्वारा किए गए वित्तीय प्रयास। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक को प्रभावित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, लोगों द्वारा अनौपचारिक बचत या बैंकिंग गतिविधियां या नगद आरक्षित अनुपात। नीचे के कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं था। इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। और 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। 13वीं नहीं, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए योजना जो है 2014 में शुरू की गई थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 2014 में नहीं बल्कि 1998 में शुरू की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। भारत सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली किस वर्ष लागू की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है पूंजी का खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तारापोड़ समिति। तारापोड़ समिति की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1997 में की गई। विशेष रूप से भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता प्राप्त करने के लिए सिफारिशों और रोडमैप प्रदान करने के लिए की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना?
तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय स्तरों की तुलना में करके गरीबी के मापन को संदर्भित करता है? तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी जो है विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय स्तरों की तुलना करके गरीबी के मापन को संदर्भित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरीकरण का स्तर जो है 2001 में 27.81 से बढ़कर 2011 की जनगणना में कितना परसेंट हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 31.6%। 31.6%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। थोक मूल्य सूचकांक के लिए मौजूदा आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर किस वर्ष को नया आधार वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22-23। 11-12 के स्थान पर 22-23 आधार वर्ष निर्धारित किया गया, प्रस्तावित किया गया। अब चलते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एफडीआई को तब नियंत्रणकारी हित स्थापित करने वाला माना जाता है जब इसमें किसी विदेशी कंपनी में न्यूनतम 10% स्वामित्व हिस्सेदारी शामिल हो। सिंगापुर जो है भारत में एफडीआई प्रवाह का शीर्ष स्रोत है। कर्नाटक को भारतीय राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 गलत है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को भारतीय राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था। तो महाराष्ट्र ने सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया था। कर्नाटक नहीं, ये महाराष्ट्र होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय अभिकथन। क्वेश्चन नंबर 73, अभिकथन और कारण। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर नहीं रह गई है। भारत में हाल ही में शुष्क कृषि का विस्तार हुआ है। तो कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय वन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आईएसएफआर को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। नवीनतम आईएसएफआर के अनुसार छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। लाफड़ वर्क निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? लाफड़ वक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर की दर और सरकारी राजस्व। कर की दर और सरकारी राजस्व। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इसमें केजीएस खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज 18 लिया गया था वो इस सेशन में डिस्कस किया गया है, 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको एडोटेरिया के अभी तक इस चैनल पे क्या क्या सेशन किया जा चुका है अगर आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ सभी को अलग अलग अरेंज करके बताया गया है
क्या क्या सेशन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन यहाँ इस चैनल पे करवाया जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक कमेंट कर सकते हैं, हम इसमें क्या इम्प्रूव करें वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।